हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए और बीएससी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे सिर्फ बीए लिखा है, लेकिन आपकी कौन सी क्लास की बात मैं कर रही हूँ, बीए और बीएससी के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है स्टूडेंट, वो कौन सी क्लास में है, 4th सेमेस्टर में। तो जिनका एग्ज़ाम कब होने वाला है स्टूडेंट, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 15 जुलाई को होने वाला है। तो बहुत से बच्चों का मैसेज आ रहा था कि मैम एक आध दो मॉडल पेपर और हमारा डाल दीजिए। तो हमने आप लोगों के लिए देखिए ये मॉडल पेपर स्टार्ट किया है, और इससे पहले की क्लास आप लोग यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट के जरिए आप लोग वहां से देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, और प्लस ये आज का जो है मॉडल पेपर आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। इससे आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन निश्चित तौर पे आ जाएंगे। देखिए इससे पहले अभी आप लोगों का क्या, आपके जो जूनियर्स थे जिनका एग्ज़ाम स्टूडेंट अभी जो है 9 जुलाई को हुआ है, 9 जुलाई को क्या उनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मेरे मॉडल पेपर से 67 क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, यानी 75 में उनका कितना क्वेश्चन आया था, 67 क्वेश्चन उनका सॉल्व हुआ था। तो देख लीजिए स्टूडेंट, आप लोग भी इसी तरह से प्रयास करिए कि आप लोग भी अच्छे से अच्छे नंबर आप लोग एग्जाम में पा सके। आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप लोग खाली प्रीवियस ईयर पेपर और ये मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिएगा, तो 60+ क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही आप लोग सही कर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम आपका जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आपके पेपर का नाम क्या है, तो देखिए पेपर का नाम है हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आवास एवं प्रसार शिक्षा। क्या बोलते हैं हिंदी में, आवास एवं प्रसार शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए क्वेश्चन आपका है स्टूडेंट ये कि प्रसार शिक्षा के सिद्धांत हैं। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत कौन कौन से, तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, स्वयं की सहायता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है स्वावलंबन का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है सहयोग का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, जो प्रसार शिक्षा का सिद्धांत होता है तो उसमें क्या है, प्रसार शिक्षा किसको दी जाती है स्टूडेंट, तो यह स्पेशली क्या है, प्रसार शिक्षा जो है आपका स्पेशली ग्रामीणों के लिए चलाया गया है। और इसमें क्या है, इसमें मतलब प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या होता है, तो याद रखिएगा कि उसमें जो है मतलब हर व्यक्ति को जो है उसमें अपनी सहायता वो खुद कैसे कर सके, इसकी जो है शिक्षा दी जाती है। स्वावलंबन मतलब स्वावलंबन की भावना उनके अंदर आ जाएगी, इसका सिद्धांत होता है। सहयोग की भावना का सिद्धांत होता है। तो ये सब क्या है, सब आपके प्रसार शिक्षा के सिद्धांत है। अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट, कि प्रसार शिक्षा होती है, ठीक है, प्रसार शिक्षा होती है कहाँ पे होती है, पहला ऑप्शन क्या है, विद्यालय के बाहर, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय में, तीसरा ऑप्शन होगा आपका चिकित्सालय में, और चौथा ऑप्शन होगा चिकित्सालय के बाहर। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो प्रसार शिक्षा होती है वो कहाँ होती है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि विद्यालय के बाहर दी जाने वाली शिक्षा को हम क्या बोलते हैं, प्रसार शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में औपचारिक संस्थान नहीं है, औपचारिक संस्थान नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, विद्यालय भी आपका क्या औपचारिक है, पंचायत भी क्या है आपका औपचारिक संस्थान, और सहकारी, यहाँ पर सहकारी होगा स्टूडेंट। सहकारी संस्था जो होता है वो भी औपचारिक है, लेकिन परिवार जो है आप लोगों का क्या है, औपचारिक जो है संस्थान के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य होता है। प्रसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है, तो शैक्षिक होता है स्टूडेंट, ठीक है, भौतिक उद्देश्य होता है, सामाजिक उद्देश्य होता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रसार शिक्षा का जो है शैक्षिक, भौतिक और सामाजिक, यानी उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से श्रव्य सामग्री का उपकरण है, ठीक है, श्रव्य सामग्री, श्रव्य का मतलब क्या है स्टूडेंट, सुनने का, श्रव्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सुनना, श्रव्य का मतलब क्या होता है, सुनना, सुनने वाला जो कौन सा सामग्री होता है उसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन आपका। तो पहला ऑप्शन क्या है, रेडियो, तो रेडियो से सिर्फ क्या होता है, हम लोग गाना सुनते हैं। फिर क्या, टेलीफोन, पहले क्या था, मोबाइल नहीं था, पहले स्टार्टिंग में क्या था, टेलीफोन था स्टूडेंट, तो उससे भी क्या होती थी, सिर्फ हमारी बातें होती थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में श्रव्य सामग्री का उपकरण है, ठीक है, श्रव्य सामग्री का उपकरण कौन सा है। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, प्लेनर ग्राफ, दूसरा ऑप्शन है आपका फिल्म स्लाइड्स, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ये यहाँ पे एक ऑप्शन और रहेगा ना, दृश्य श्रव्य होगा स्टूडेंट। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सा है, तो आपका प्लेनर ग्राफ होता है और फिल्म स्लाइड होती है, यानी उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों। ओके स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट।
स्टूडेंट अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सामुदायिक विकास योजना का शुभ आरंभ कब हुआ था। तो याद रखिएगा कि सामुदायिक विकास योजना का शुभ आरंभ कब हुआ था स्टूडेंट, तो 2 अक्टूबर 1952 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास योजना का शुभ आरंभ हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का भारत में शुभ आरंभ हुआ, कब हुआ। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, समय आप लोगों का जितना अधिक से अधिक हो मैं बचाना चाहती हूँ, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे क्या है आपको आंसर बता दे रही हूँ। 24 मई 1952 ईस्वी को क्या किया गया था, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का भारत में शुभ आरंभ किया था। यानी गृह विज्ञान भारत में किस वर्ष से पढ़ाया जाने लगा, तो याद रखिएगा कि 24 मई 2052 से इसको क्या किया गया, विषय में शामिल किया गया और उसी सन से क्या हुआ, इसको पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रसार शिक्षा की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन क्या है, अनौपचारिक, दूसरा ऑप्शन है अनवरत रूप से चलने वाली शिक्षा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है गैर संस्थागत शिक्षा और चौथा ऑप्शन है सहयोग की भावना पर आधारित, पांचवा ऑप्शन है लचीलापन और छठा ऑप्शन है सभी लोगों के लिए शिक्षा और सातवां क्या है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए ऑप्शन में आपके 4 ही रहेगा, लेकिन हमने एक जगह आपको सब दे दिया ताकि आप में से इसमें से कोई 3 ही ऑप्शन आपको पूछा जाएगा और उपरोक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि कौन कौन से जो है आपके प्रसार शिक्षा की विशेषताएं होती हैं। यानी सभी लोगों के लिए शिक्षा भी होता है। प्रसार शिक्षा जो में क्या होता है, लचीलापन पाया जाता है। यानी लचीलापन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि मतलब इसमें क्या है, पैसे का भी मतलब ज़्यादा मतलब लेन देन नहीं है। ठीक है, और क्या है मतलब ये मतलब समय बाद नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये कि जैसे हम विद्यालय में शिक्षा लेते हैं तो वो समय बद्ध रहता है ना, कि मतलब उसका समय निर्धारित रहता है कि जैसे 9 से लेकर 4 बजे तक आपको पढ़ना है। लेकिन जो प्रसार शिक्षा है तो उसमें क्या समय बद्ध नहीं है। मतलब वो क्या है, जो सीखने वाले जो मतलब जो सीखने वाले युवा है, प्रौढ़ युवा, उनके लिए जैसे ये उनके समय के अनुसार जो है शिक्षा दी जाती है। वही क्या है, उसमें लचीलापन की पाया जाता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रसार कार्यकर्ता के गुण होते हैं। प्रसार कार्यकर्ता के गुण कौन कौन से होते हैं। तो पहला क्या, ग्रामीण परिवेश, यानी प्रसार कार्यकर्ता जो हो ग्रामीण परिवेश में क्या कर सके, एडजस्ट हो सके। फिर दूसरा क्या है आपका, ग्रामीण संस्कृति और समस्याओं की जानकारी, गाँव में क्या क्या मतलब समस्याएं हैं, गाँव की क्या क्या संस्कृति है, इसके बारे में जो है प्रसार कार्यकर्ता को जानकारी होना चाहिए। फिर क्या, विषय का समुचित ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नई जानकारी को प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए, आत्मविश्वासी तथा न्याय प्रिय होना चाहिए। प्रिय नहीं होगा, न्याय प्रिय होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सारे जो है उनके गुण है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि एक अच्छे शिक्षक की विशेषताएं होती हैं। एक अच्छे शिक्षक की क्या विशेषताएं होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, विषय का पूरा ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों में रुचि, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण कौशल का ज्ञान, चौथा ऑप्शन है आकर्षक व्यक्तित्व और पांचवा है सभी के साथ समान व्यवहार। ठीक है, और छठा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि एक अच्छे शिक्षक की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो उसको उस शिक्षक को विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों में रुचि होनी चाहिए। जैसे कि क्या है, जैसे मैं कॉलेज में भी पढ़ाती हूँ तो मेरा पूरा अटेंशन रहता है कि मैं हर एक बच्चे पर ध्यान दूँ और हर एक बच्चे को अच्छे से मतलब ट्रीट कर सकूँ। तो ये सब क्या होता है, सब आपका मतलब एक सफल शिक्षक वही है जो कि विद्यार्थियों में रुचि रखता हो। ठीक है, तभी उसका मतलब शिक्षक कार्य जो है एक प्रभावशाली कार्य बन सकता है। अगर वो विद्यार्थियों में रुचि नहीं रखता है, और विद्यार्थियों को किस चीज़ में रुचि है ये भी एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, शिक्षण कौशल का ज्ञान स्टूडेंट। ठीक है, तो शिक्षण कौशल के ज्ञान में क्या कि माने किस किस टेक्निक से जो है एक बच्चे को हम पढ़ा सकते हैं। आकर्षक व्यक्तित्व होना चाहिए, तभी तो बच्चे को आप अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी में आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। प्रसार शिक्षण के कितने चरण होते हैं। तो याद रखिएगा कि प्रसार शिक्षण के जो कितने चरण होते हैं, तो स्टूडेंट तो 7 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 7 चरण होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि देखिए प्रसार शिक्षण के निम्न चरण कौन कौन से। तब देखिए 7 चरण तो आपको बता दिए, अब वो 7 चरण कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इसको भी ध्यान से देखिएगा। पहला क्या है आपका ध्यान आकर्षण, दूसरा होगा आपका अभिरुचि, तीसरा होगा आकांक्षा, चौथा होगा विश्वास, पांचवा होगा क्रिया, छठवां होगा संतुष्टि। ठीक है, और सातवां होगा आपका
मूल्यांकन स्टूडेंट। ठीक है, देखिए ये सातों जो है चरण है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रसार शिक्षण का तीसरा जो है चरण कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट? प्रसार शिक्षण का तीसरा चरण कौन सा होगा? आपका आकांक्षा होगा। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रसार शिक्षण का अंतिम चरण कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? प्रसार शिक्षण का अंतिम चरण कौन सा है? आपका मूल्यांकन। मेरी बातों को भी आप लोग ध्यान से, प्लीज आप लोग ध्यान से सुना करिए। आपको क्वेश्चन इस तरह से भी सीक्वेंस में भी पूछ सकता है और ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रसार शिक्षण के चरण है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे दिया ध्यानाकर्षण, दूसरा ऑप्शन अभिरुचि, तीसरा ऑप्शन आकांक्षा और चौथा ऑप्शन आपको क्या दे देगा? ये सभी। ठीक है, क्या दे देगा? ये सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट की प्रसार शिक्षण के प्रथम चरण कौन से हैं, तो अभी आपको हमने बताया प्रथम चरण कौन सा था स्टूडेंट, तो आपका ध्यानाकर्षण जो है प्रथम चरण है। तीसरा चरण हमारा कौन सा है? आपका आकांक्षा है। चौथा चरण हमारा क्या? विश्वास है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि दृश्य शिक्षण सामग्री का वर्गीकरण कितने रूपों में किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? प्रक्षेपित दृश्य सामग्री, दूसरा ऑप्शन है गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री और तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। ठीक है, उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो दृश्य शिक्षण सामग्री दृश्य शिक्षण सामग्री जो है कितने रूपों में बांटा गया है, तो दो रूप में। तो ये आपका पहला क्या है? आपका प्रक्षेपित दृश्य सामग्री और दूसरा क्या है? गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये दोनों क्या है? दृश्य शिक्षण सामग्री से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्रक्षेपित दृश्य सामग्री के उदाहरण है। कौन कौन से उदाहरण जो है प्रक्षेपित दृश्य सामग्री के हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? फिल्म स्ट्रिप्स, दूसरा ऑप्शन है स्लाइड्स, तीसरा ऑप्शन है चलचित्र और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि उपरोक्त सभी। स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गैर प्रक्षेपित, देखिए स्टूडेंट क्या है क्वेश्चन आपका? गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री के उदाहरण है। पहला ऑप्शन क्या है? ब्लैक बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है फोटोग्राफ तथा फ्लैश कार्ड, तीसरा ऑप्शन है फ्लिप बुक, चौथा ऑप्शन है पोस्टर तथा चार्ट पेपर्स और तीसरा ऑप्शन है पोस्टर तथा चार्ट पेपर और चौथा ऑप्शन पांचवा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए आपके जो है ऑप्शन चार ही रहेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या सब सारे पॉइंट्स को एडजस्ट करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर पांचवा पॉइंट जो है उपरोक्त सभी बता दिए हैं। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, पांचवा आपका पॉइंट यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि आपका इसके अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं। तो देखिए आपका गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री में क्या आएगा? ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड होता है, फ्लिप बुक होती है, पोस्टर्स एंड चार्ट पेपर्स होते हैं। ठीक है, तो ये सब तो आप लोग देखे ही हैं आंखों से। तो ये सब किसके उदाहरण है? तो आप याद रखिएगा कि गैर प्रक्षेपित दृश्य सामग्री का। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चार्ट्स के प्रकार हैं। जो चार्ट पेपर हम लेते हैं वो कितने तरह का होता है या चार्ट्स के कितने प्रकार पाए जाते हैं? चार्ट पेपर नहीं स्टूडेंट, चार्ट्स के कितने प्रकार होते हैं? तो पहला क्या है आपका संस्थागत चार्ट्स होता है, फ्लो चार्ट्स होता है, पिक्टोरियल चार्ट्स होता है, पाई चार्ट होता है, आपका रेखा चार्ट होता है, त्रिधारा चार्ट होता है और क्या है स्टूडेंट? उपरोक्त सभी होगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि चार्ट के क्या है? प्रकार है स्टूडेंट। ये आपका भी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ट्स के प्रकार होते हैं। तो पहला ऑप्शन दे देगा संस्थागत, दूसरा ऑप्शन दे देगा पेक्टोरियल चार्ट, तीसरा ऑप्शन दे देगा ट्री चार्ट या धारा चार्ट, चौथा ऑप्शन दे देगा आपका उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? उपरोक्त सभी बताएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्टूडेंट कि आवास होना चाहिए। तो आवास कहाँ होना चाहिए स्टूडेंट? याद रखिएगा कि शांत क्षेत्र में होना चाहिए। आवास कहाँ होना चाहिए? शांत क्षेत्र में होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? मकान या भवन का अच्छा अमुख क्या होता है? तो याद रखिएगा कि मकान या भवन का अच्छा अमुख क्या होता है स्टूडेंट? तो पूर्व दिशा का जो है मकान या भवन जो है अच्छा अमुख वाला माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा स्टूडेंट है कि प्रसार शिक्षण के कितने चरण होते हैं? देखिए अभी ऊपर गया ही यही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। तो याद रखिएगा कि 7 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं स्टूडेंट? तो 7 चरण होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शिक्षण अधिगम के प्रभावी मानदंड है। कौन जो है प्रभावी मानदंड है? तो पहला ऑप्शन क्या है? प्रगतिशील, दूसरा ऑप्शन है उचित योजना, तीसरा ऑप्शन है सहानुभूति, चौथा ऑप्शन है यह सभी। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है? संदेशबद्धता। ठीक है, बद्धता है स्टूडेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है,
संदेशबद्धता का कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या है, सॉरी क्या है क्वेश्चन, संदेशबद्धता का कार्य करता है, कौन करता है संदेशबद्धता का? पहला ऑप्शन क्या है आपका, संदेश प्रेषक, दूसरा ऑप्शन है संदेश माध्यम, तीसरा ऑप्शन है संदेश ग्राहिता और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो संदेशबद्धता का कार्य कौन कर रहा है? तो देखिए याद रखिएगा ये जो है संदेश प्रेषक यानी जो भेजने वाला जो संदेश होता है वही करता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आवास योजना के सिद्धांत के नाम है। पहला ऑप्शन क्या, आमुख, दूसरा ऑप्शन है सामूहिकरण, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका, देखिए सारे याद रखिएगा, एकांतता, चौथा है परिवर्तनशीलता, पांचवा स्वच्छता तथा वातायन, छठवां है मितव्ययता एवं सुंदरता और सातवां क्या है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या किए, इसमें आपको एक ही जगह सारे के नाम हमने जोड़ कर दे दिए स्टूडेंट, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या है आवास योजना के सिद्धांत के नाम क्या क्या है। तो उसमें आवास योजना के सिद्धांत के या क्वेश्चन आ सकता है कि आवास योजना के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, या आ सकता है ऐसे क्वेश्चन की निम्नलिखित में से आवास योजना के सिद्धांत है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि आमुख है, फिर क्या सामूहिकरण, एकांतता होती है, परिवर्तनशीलता होती है, स्वच्छता तथा वातायन होती है। वातायन का मतलब क्या है कि वेंटिलेटर का जो कार्य करता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या है आपका मितव्ययता और सुंदरता, ये सभी हो गए। अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए निजी आवास के लाभ होते हैं। ठीक है, निजी आवास के क्या क्या लाभ होते हैं, तो ये देखिए 6 लाभ होते हैं। 6 लाभ को एक जगह हमने लिख दिया है, आपको ऑप्शन में 4 रहेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा निजी आवास के लाभ क्या होते हैं, तो आर्थिक सुरक्षा, ठीक है, धन की बचत होती है, अधिकतम सुविधा मिलती है, सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है, कलात्मक अभिव्यक्ति होती है स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या मकान के खुले स्थान का हम उपयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अगले प्रश्न में देखिए निजी मकान की हानियां हैं। ठीक है, निजी मकान की हानियां क्या क्या है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, भारी प्रारंभिक खर्च, यानी शुरुआत में क्या होता है आपका मतलब खर्च ज़्यादा लगता है ना, तो इसलिए पहला ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर क्या रख रखाव के अतिरिक्त खर्च, यानी उसके मेंटेनेंस का हमको खर्च उठाना पड़ता है, ये भी बात सही है। फिर क्या है आय में कमी होने पर असुविधा, ठीक है, तो ये भी बात सही है, अगर हमारे पास आमदनी कम हो जाती है और उसका मेंटेनेंस लेना है या वो सब करना है तो उसमें क्या होती है असुविधा उत्पन्न। फिर क्या गतिशील में कमी, ठीक है, उसके बाद क्या है वारिसों में झगड़ा, वारिसों का मतलब क्या हुआ कि औलादों में, ठीक है, औलादों यानी पुत्रों में क्या होता है जो निजी मकान के लेके क्या होता है झगड़ा होने लगता है, यानी ये सभी क्या है, ये सभी जो है आपके हानियां हैं आपकी, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। लेकिन आपके ऑप्शन में क्या है 4 ही ऑप्शन रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने आपको क्या है 5 ऑप्शन दे दिया स्टूडेंट, ताकि आप लोगों को कोई भी ऑप्शन, सॉरी छठा भी है तरलता में कमी, तो ये 6 जो है आपके निजी आवास के क्या है हानि है स्टूडेंट। ठीक है, तो इनको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, इन 6 में से कोई 4 आपके ऑप्शन में रहेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है स्टूडेंट कि रंग से संबंधित सिद्धांत नहीं है, नई शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या है पिगमेंट सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है आपका सामाजिक सिद्धांत। स्टूडेंट याद रखिएगा कि रंग से संबंधित सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा कि समाज शास्त्रीय सिद्धांत जो है, सामाजिक नहीं स्टूडेंट, समाज शास्त्रीय सिद्धांत जो है वो आपका क्या है रंग से संबंधित सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पिगमेंट रंग के सिद्धांत में मूल रंग नहीं है, कौन सा रंग जो है पिगमेंट रंग के सिद्धांत में मूल रंग नहीं होता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका हरा रंग, दूसरा ऑप्शन है लाल रंग, तीसरा ऑप्शन है पीला रंग, चौथा ऑप्शन है नीला रंग। तो याद रखिएगा स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हरा रंग हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, देखिए प्रीवियस ईयर में आया हुआ पेपर है, प्रश्न है, सॉरी पेपर नहीं प्रश्न है, प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक है, प्राथमिक रंग नहीं है, याद रखिएगा प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है, लाल पीला नीला, जिसमें ल ल शब्द आया स्टूडेंट वो हमारा क्या था प्राथमिक रंग होता है, और जिसमें ल शब्द नहीं आता है वो क्या है हमारा मतलब प्राथमिक कलर नहीं। तो यहाँ पर तीनों तो आपके प्राथमिक कलर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है हरा जो है प्राथमिक कलर नहीं है। अगर मान के चलिए यहाँ पर क्या है अगर हरा भी अगर आपको जैसे नीला तथा हरा कर देता, फिर बाद में यहाँ पर नारंगी कर देता, यहाँ नारंगी यहाँ पर लिख देता है स्टूडेंट, मान ली हरा की जगह पर क्या होता है यहाँ पर नारंगी लिख देता है। ठीक है, क्या लिखता है नारंगी, तो याद रखिए तब यहाँ पर नारंगी रंग जो होता है वो क्या है आपका प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर सहायक रंग नहीं है। ठीक है, कौन सा रंग जो है सहायक नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया है आपका कि नारंगी, नीला,
हरा, बैगनी। तो याद रखिएगा कि जो सहायक रंग कौन सा है, नहीं, आपका नीला रंग जो है वो सहायक रंग के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रंगों का गुण नहीं है। ठीक है, रंगों का गुण नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, ह्यूग रंग। देखिए स्टूडेंट, ये थोड़ा सा ये ऐसे होगा। ठीक है, ह्यूग रंग, दूसरा है मूल्य, तीसरा है लक्ष्य, चौथा है क्रोमा। तो याद रखिएगा रंगों का गुण कौन सा नहीं स्टूडेंट होता है स्टूडेंट, आपका लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राग के अनुसार सर्वाधिक गर्म रंग कौन सा होता है। तो याद रखिएगा कि प्राग के अनुसार जो सर्वाधिक गर्म रंग कौन सा है, तो लाल और नारंगी है। कौन सा है स्टूडेंट, लाल और नारंगी जो है प्राग के अनुसार जो है आपका अधिक गर्म रंग है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, रंगों के प्रयोग में आवश्यक है। रंगों के प्रयोग में क्या आवश्यक होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि लक्ष्य जो है सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, लक्ष्य जो है क्या है आपका रंगों के प्रयोग में सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, विपरीत रंग योजना का प्रकार नहीं है। नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है आपका पूरक रंग योजना, दूसरा ऑप्शन है दोहरी पूरक रंग योजना, तीसरा ऑप्शन है खंडित पूरक रंग योजना और चौथा ऑप्शन है वो आपका चतुर्थ रंग योजना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका चतुर्थ रंग योजना जो है विपरीत रंग का जो है योजना का प्रकार नहीं है। ठीक है, रंग योजना का प्रकार नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अब रहेगा स्टूडेंट ये देखिए 35 आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी 36 आप लोगों को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी आपके आइए स्टूडेंट देखिए हम 36 जो है आप लोगों का आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए स्टूडेंट समय थोड़ा सा अधिक लगता है, तो इसको हम पीडीएफ को पार्ट 1 पार्ट 2 में करके, लेकिन आप लोगों को वीडियो जो है एक ही मतलब क्लास में हम दे देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा सा क्या है मतलब फैमिली है तो उसमें भी वर्क भी करना पड़ता है, तो बीच बीच में उठना पड़ता है, तो इसलिए क्या है पीडीएफ को मैं थोड़ा सा मतलब 2 पार्ट में कर देती हूँ। पीडीएफ बनाने में स्टूडेंट बहुत मेहनत लगता है। आप लोग मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि कितना हम लोग वर्क करते हैं, लेकिन हमारा वर्क तभी सफल होता है स्टूडेंट जब आप लोग ये मैसेज करते हैं कि मैम मैंने 75 में से इतना क्वेश्चन जो है आप मेरा राइट हुआ। ठीक है, जब आप मुझे ये मैसेज करते हो मैम मेरा 63 सही हुआ, 63 सही हुआ, 65 सही हुआ, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि नहीं मैंने जितना मेहनत किया मेरे बच्चों ने भी मेरे साथ साथ उतना ही मेहनत किया। ठीक है, तो मेरी मेहनत तभी रंग लाएगी स्टूडेंट जब आप लोग अच्छे नंबर से, मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि आप लोग हमेशा A+ ग्रेड में हमेशा रहें स्टूडेंट। ठीक है, A+ ग्रेड में। देखिए स्टूडेंट E ग्रेड का कोई मतलब नहीं होता। E ग्रेड से तो आप सिर्फ पास हो रहे हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि क्या है A या B+ ग्रेड नहीं है। ये 2 ग्रेड जो होते हैं आप लोगों के जीवन में बहुत मायने रखते हैं, लेकिन E ग्रेड का या C ग्रेड का कोई मतलब नहीं होता स्टूडेंट। वहाँ पर सिर्फ आप पास होते हैं, लेकिन जहाँ मेरिट आ जाएगी वहाँ पर क्या है आप फेल हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मेरे बच्चे जो है हमेशा मतलब 75 में से एटलीस्ट हमेशा 60+ वो लोग राइट क्वेश्चन करें। ठीक है, यानी 60+ का मतलब क्या हुआ कि 80% से भी ज़्यादा मतलब उनके जो है यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो। तो आप लोग मेरी बातों को भी ध्यान दिया करिए। जैसे जैसे हम बताते हैं क्रॉस क्वेश्चन भी इसमें आप लोगों को हम बता देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है इस तरह से आएगा, तो उस पर भी आप लोग विशेष ध्यान दिया करिए। ठीक है, आइए देखिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है स्टूडेंट, तो अगला प्रश्न है कि डिजाइन के प्रकार हैं। ठीक है, डिजाइन के प्रकार हैं। डिजाइन जो है कितने प्रकार का होता है, तो याद रखिएगा कि मुख्यतः जो डिजाइन होता है वो आपका क्या है 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा, एक होता है आपका संरचनात्मक डिजाइन और दूसरा क्या है आपका सजावटी डिजाइन। ठीक है, एक क्या है आपका संरचनात्मक डिजाइन और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट सजावटी डिजाइन होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये आपका जो है उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि सजावटी डिजाइन के प्रकार हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सजावटी डिजाइन के प्रकार कितने होते हैं। पहला ऑप्शन आपका दे देगा 2, ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका दे देगा 3 और तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको 4 और चौथा ऑप्शन दे देगा आपको 5। तो याद रखिएगा कि जो सजावटी डिजाइन होता है वो कितने तरह का होता है, तो 4 तरह का होता है। अब देखिए चारों तरह का यहाँ पर नाम दे दिया। प्राकृतिक डिजाइन, ठीक है, दूसरा है आपका शैली युक्त डिजाइन, तीसरा है ज्यामिति डिजाइन और चौथा ऑप्शन है सूक्ष्म डिजाइन। ठीक है, तो आप तो ये क्वेश्चन ये भी हम आपको बता दिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो प्राकृतिक डिजाइन कौन सा डिजाइन है। ठीक है, प्राकृतिक डिजाइन कौन सा डिजाइन है, क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है। तो उसमें ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका संरचनात्मक हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है,
संरचनात्मक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका सजावटी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सजावटी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो हमारा प्राकृतिक डिजाइन है तो कौन से डिजाइन के अंतर्गत आता है, तो सजावटी के अंतर्गत आता है। उसी तरह से शैली युक्त डिजाइन कौन से अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है, संरचनात्मक की सजावटी। तो आप क्या बताएंगे कि सजावटी के अंतर्गत आता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को जो है 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, तीनों क्वेश्चन हमने आपको बता दिए। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सूक्ष्म डिजाइन जो है किसका उदाहरण है या किसका प्रकार है, तो आप क्या बताएंगे कि सूक्ष्म डिजाइन जो है वो आपका क्या सजावटी डिजाइन का जो है प्रकार है या एग्जाम्पल है, दोनों आप बता सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्राकृतिक डिजाइन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्राकृतिक का मतलब क्या हुआ कि प्रकृति से लिया गया। प्राकृतिक का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि वह डिजाइन जो क्या है प्रकृति से लिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक डिजाइन बोलते हैं। और तो प्राकृतिक में हमको क्या क्या मिल सकता है प्रकृति में, तो देखिए फूल मिल सकते हैं, ठीक है, पत्ती है, फल है, जानवर है, मैदानी सभी हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि अच्छे डिजाइन की पहचान की जाती है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, नमूना सुंदर हो। दूसरा ऑप्शन है नमूना साधारण हो। तीसरा ऑप्शन है नमूना उद्देश्यपूर्ण हो। और चौथा ऑप्शन है नमूना उपयोगी हो व आरामदायक हो। वह नहीं होगा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह आरामदायक हो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार फिर से क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि अच्छे डिजाइन की पहचान हम किसके द्वारा कर सकते हैं, तो नमूना सुंदर के द्वारा भी हम पहचानते हैं। नमूना साधारण है, इससे भी पहचान करते हैं। नमूना उद्देश्यपूर्ण हो, माने जो भी हमारा सैंपल बन रहा है उसका क्या है, एक उद्देश्य फिक्स होता है, उससे भी हम पहचान सकते हैं। फिर क्या, नमूना उपयोगी तथा आरामदायक हो, इससे भी हम पहचान सकते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि डिजाइन के सिद्धांत है, ठीक है। डिजाइन के सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन चीज आते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि अनुपात आता है, संतुलन होता है, बल होता है, लय होता है और दोहरा होता है। ये सब क्या, ये सब आपके डिजाइन के सिद्धांत है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला जो आंसर है यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर आया था पिछली बार, प्राकृतिक वस्तुओं की डिजाइन कहलाती है। तभी हमने आपको बताया प्राकृतिक वस्तुओं की डिजाइन क्या कहलाएगी स्टूडेंट, प्राकृतिक डिजाइन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्राकृतिक डिजाइन कहलाएगी। ऑप्शन पहला आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि डिजाइन का प्रकार नहीं है। नई शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, कसीदाकारी डिजाइन, प्राकृतिक डिजाइन, ज्यामिति डिजाइन और शैली युक्त डिजाइन। देखिए शैली युक्त, ज्यामिति और प्राकृतिक ये सब तो डिजाइन के प्रकार है, लेकिन जो कसीदाकारी जो है वो क्या है, वो डिजाइन का प्रकार नहीं है। कसीदाकारी क्या है, एक तरह की कढ़ाई है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अच्छे डिजाइन की विशेषता नहीं है। नई शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या दिया, अच्छे डिजाइन की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है, डिजाइन सुंदर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, डिजाइन जटिल होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन क्या है, डिजाइन सो उद्देश्य होना चाहिए। चौथा ऑप्शन क्या है, डिजाइन आरामदायक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर नहीं शब्द दिया स्टूडेंट। याद रखिएगा कि जो डिजाइन है वो क्या होना चाहिए, मतलब उसमें क्या नहीं, मतलब डिजाइन की विशेषता के अंदर क्या नहीं आएगा, तो डिजाइन जटिल नहीं होना, डिजाइन जटिल होना चाहिए। ये क्या है, ये इसकी विशेषता नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए कि सभी डिजाइनों में महत्वपूर्ण डिजाइन किसकी होती है। पहला ऑप्शन क्या है आपका रचनात्मक, दूसरा ऑप्शन है सजावटी, तीसरा ऑप्शन है ज्यामिति और चौथा ऑप्शन है शैली युक्त। तो क्या बताएंगे स्टूडेंट, सभी डिजाइनों में सबसे महत्वपूर्ण डिजाइन किसकी होती है, रचनात्मक डिजाइन की होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि रचनात्मक डिजाइन की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है असाधारण, दूसरा ऑप्शन है स्वदेश, तीसरा ऑप्शन है असमान अनुपात, चौथा ऑप्शन है उपयोगिता। तो याद रखिएगा नई शब्द पे दिया स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे कि असाधारण जो है रचनात्मक डिजाइन की क्या है, विशेषता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वे डिजाइन, ठीक है, वे डिजाइन जो आकार, ठीक है, क्या है, वे डिजाइन जो आकार, रूप, बनावट तथा
तथा रंग के माध्यम से बनते हैं वह डिजाइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा, इसका आंसर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, रचनात्मक डिजाइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? रचनात्मक डिजाइन आपके क्या है कहलाते हैं। ठीक है, जो जिसमें क्या है आकार, रूप, बनावट और रंग चारों चीज का पाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रट के अनुसार डिजाइन का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है आपका अनुपात, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है संतुलन, तीसरा ऑप्शन है बल और चौथा ऑप्शन है समरूपता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका समरूपता वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, रट के अनुसार जो है डिजाइन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो समरूपता वाला नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संतुलन का कौन सा प्रकार नहीं है। ठीक है, जिसमें मैंने कौन सा प्रकार जो है संतुलन का नहीं था, जिसमें क्या पहला ऑप्शन क्या है अविकरणीय, दूसरा ऑप्शन है विकरणीय, तीसरा ऑप्शन है औपचारिक, चौथा ऑप्शन है अनौपचारिक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा अविकरणीय। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए पुष्प व्यवस्था में कला के तत्व होते हैं। ठीक है, प्रश्न देख लीजिएगा, पुष्प व्यवस्था में कला के तत्व होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका रेखा तथा स्वरूप, दूसरा ऑप्शन है स्पर्श, तीसरा ऑप्शन है रंग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पुष्प व्यवस्था में कला के सिद्धांत हैं। पुष्प व्यवस्था में कला के सिद्धांत कितने होते हैं? तो अनुपात है, संतुलन है, लय है और बल है। ठीक है, और वहाँ पे क्या था स्टूडेंट, उसमें डिजाइन में क्या था एक और वर्ड दोहराव शब्द जुड़ गया था, तो वह क्या है आपका डिजाइन के शब्द डिजाइन के सिद्धांत में क्या हो जाएगा यही चारों रहेगा और पांचवा क्या हो जाएगा दोहराव हो जाएगा, तो वो डिजाइन के सिद्धांत हो जाएंगे। और यहाँ पर कला के पुष्प व्यवस्था में कला के सिद्धांत में क्या हो जाएगा आपका अनुपात हो जाएगा, संतुलन है, लय है और बल है। इसलिए आप यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ये चारों जो है पुष्प व्यवस्था में कला के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि इकेबाना पुष्प कहाँ का है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इकेबाना पुष्प कहाँ का है, तो जापान का पुष्प है। इसका इकेबाना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? तो जीवित फूल होता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इकेबाना पुष्प का शाब्दिक अर्थ है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा जीवित फूल। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए पहला ऑप्शन ये हो गया, ठीक है, जीवित फूल। दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा मृत फूल, ठीक है, यानी मरा हुआ फूल, मृत फूल। और तीसरा ऑप्शन हो जाएगा अर्ध खिला फूल। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा अर्ध खिला फूल हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अर्ध खिला फूल हो गया। और चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि इकेबाना पुष्प का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जीवित फूल होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। पुष्प सज्जा के लिए जापान की सर्वाधिक प्रचलित 2 शैलियाँ कौन कौन सी है। ठीक है, पुष्प सज्जा के लिए यानी डेकोरेशन, जो फ्लावर की जो हम डेकोरेशन करते हैं उसके लिए कौन कौन सी शैलियाँ हैं जो है जापान की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है मोरीबाना शैली, दूसरा ऑप्शन है नाजीरे शैली, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी दोनों हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि पुष्प सज्जा के लिए जापान की सर्वाधिक प्रचलित शैलियाँ हैं। ठीक है, कितनी शैलियाँ हैं, यहाँ 2 के जब क्या कर देगा कितनी शैलियाँ हैं, तो पहला ऑप्शन क्या दे देगा आपको, फर्स्ट ऑप्शन दे देगा स्टूडेंट की 2 शैली। ठीक है, पहला ऑप्शन दे दिया 2 शैली। ठीक है, याद रखिएगा 2 शैली। दूसरा ऑप्शन दे देगा 4 शैली। ठीक है, 4 शैली। तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका 5 शैली और चौथा ऑप्शन दे देगा आपका 6 शैली। तो हम क्या बताएंगे कि पुष्प सज्जा के लिए जापान में सर्वाधिक कितनी शैलियाँ प्रचलित हैं, तो आपकी 2 शैली, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो प्रश्न हम अंदर से भी बताते जा रहे हैं स्टूडेंट उसको भी आप लोग विशेष ध्यान देकर सुनिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि आप लोग जो है अंगूठे का बटन जो है प्रेस नहीं किए होंगे, तो इसको आप दबा दीजिए, तो वीडियो क्या हो जाएगी स्टूडेंट लाइक हो जाएगी। और अपने दोस्तों को आप लोग ये वीडियो शेयर करिए स्टूडेंट। आप लोग यहाँ पे 6 सेमेस्टर स्टूडेंट याद रखिएगा कि 6 सेमेस्टर आप यहाँ पर फ्री एंड कॉस्ट होम साइंस और प्लस याद रखिएगा स्टूडेंट कौन सी विषय होम साइंस और आप लोग को करिकुलर। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा क्लास को
को करिकुलर की क्लास जो है आप लोग यहाँ पर 6 सेमेस्टर यहाँ पर फ्री एंड कॉस्ट बढ़ेंगे। अगर आपके रिलेशन में कोई भी आपकी दीदी हो जो एमए होम साइंस कर रही हो स्टूडेंट, ठीक है, एमए या एमएससी होम साइंस कर रही हो, तो उनको भी ये चैनल आप प्रोवाइड कर दीजिए। उन्हें बताइए किसी चैनल पर आप मतलब आपके दीदी लोगों का भी क्या है गृह विज्ञान की हम क्लास चलाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। याद रखिएगा कि गृह विज्ञान की क्लास जो है उनका आप लोगों के साथ साथ जो है आपके जो सीनियर है उनकी भी क्लास मैं इसी चैनल पर लगाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। अगर क्लास पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए स्टूडेंट, ठीक है। इससे मुझे भी क्या है एनर्जी मिलती है, नए नए विचार आते हैं, ठीक है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करके बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। ओके, आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि रेखाओं का प्रकार नहीं है, ठीक है, रेखाओं का प्रकार नहीं शब्द पर विशेष ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। पहला ऑप्शन क्या है, लंबवत रेखा होती है, समतल भी रेखा होती है और वक्र रेखा होती है, लेकिन त्रिभुजाकार रेखा नहीं होती। त्रिभुजाकार तो मतलब बन गया आपका, ठीक है, त्रिभुज बनना। त्रिभुजाकार में ये क्या है आपका मतलब ये त्रिभुज बन गया ना, तो त्रिभुजाकार कोई रेखा नहीं होती। देखिए लंबवत रेखा हो गई, ये समतल हो गई, वक्र वाला रेखा हो जाता है, लेकिन क्या है त्रिभुजाकार कोई रेखा नहीं होती है। 3 रेखाएं मिलकर क्या करती हैं आपका त्रिभुज बना सकती हैं, लेकिन त्रिभुजाकार रेखा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है स्टूडेंट कि पोत का प्रकार नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। पहला ऑप्शन क्या है वृत्त, दूसरा ऑप्शन है वृत्त, दूसरा ऑप्शन है कुरकुरा, तीसरा ऑप्शन है दानेदार, चौथा ऑप्शन है नुकीला। तो ये सब क्या, ये सब आपके पोत के प्रकार है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है वृत्त वो आपका क्या है पोत का प्रकार नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नमूने का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है रिक्त स्थान युक्त, दूसरा ऑप्शन है मिश्रित शैली युक्त, तीसरा ऑप्शन ज्यामिति, चौथा ऑप्शन है प्राकृतिक। तो याद रखिएगा नमूने जो है ये तीनों प्रकार के होते हैं, लेकिन रिक्त स्थान युक्त जो है नमूना कोई नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 5 रेखाओं के संयोजन से बनता है, क्या बनता है, 5 रेखाएं जब मिलती हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये रेखाएं मिलकर क्या बनाएंगी, ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए आपका क्या है आपका पंचभुज बन सकता है स्टूडेंट। देखिए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। जैसे घर जैसा हम क्या बोलना रहे, ये पंचभुज बन सकता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, जहाँ पंचभुज लिखा होगा यही होगा। देखिए यहाँ पर आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही है, पंचभुज रेखा जो है यहाँ पे बनेगी, ठीक है। 5 रेखाओं के संयोग से कौन सी रेखा बनेगी, पंचभुज रेखा बनेगी। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है इसमें, श्रोता हो सकता है। पहला ऑप्शन क्या हित प्रहरी, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक श्रोता, तीसरा ऑप्शन है द्वितीय श्रोता और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। याद रखिएगा कि श्रोता कैसा हो सकता है, हित प्रहरी होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फ्लोरोसेंस ट्यूब देते हैं, क्या देते हैं, मितव्ययता मतलब कम खर्चे में, सुंदरता, आंखों को आराम, उपरोक्त सभी। याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय ग्रामीण सेवा, ठीक है, कौन सा स्टूडेंट, भारतीय ग्रामीण सेवा योजना कब शुरू हुआ था। तो याद रखिएगा कि भारतीय ग्रामीण सेवा जो है आप लोगों का कब शुरू किया गया था, 1945 ईस्वी में किया गया था स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को सारी बातें क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट, ठीक है, अपने सीनियर्स को आप लोग शेयर कीजिए, जो भी रिलेटिव्स है, और सबको बताइए कि इस पे चैनल पे क्या है आपका को करिकुलर और प्लस होम साइंस की क्लास चलती है। आप एक बार यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो आप 6 सेमेस्टर यानी BA BSc 6 सेमेस्टर आप यहाँ फ्री एंड कॉस्ट पढ़ेंगे। और आगे अगर आप MA करते हैं स्टूडेंट, MA की भी क्लास जो है इसी चैनल पर आप लोगों की लगती है, यानी BA से लेकर MA तक आप लोगों को कहीं भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के जरिए अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं और आप अपने रिजल्ट को हमेशा ऑलवेज क्या है A+ ग्रेडिंग में लाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगली क्लास यानी आप लोगों को 5th सेमेस्टर में आप लोगों को एग्ज़ाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन राइट हुए स्टूडेंट। अभी आप लोगों को समय रहेगा तो एक मॉडल पेपर और मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।